गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट जो केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर था उसमें हमने जो है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो इंटीग्रेटेड फॉर्म है वो डेवलप कर ली थी, वो ड्राइव कर ली थी, जिसमें हमने दो इक्वेशंस ड्राइव की थी। द फर्स्ट वन इज़ क्या थी हमारी? द फर्स्ट वन इज़ वी हैव इज़ x इज इक्वल टू में के टी, x इज इक्वल टू में के टी, एंड द सेकेंड वन वी हैव दैट वाज ए नोट इज इक्वल टू में ए प्लस के टी। और इससे रिलेटेड हमने दो ग्राफ भी स्टडी किए थे, अगर आपको ध्यान हो तो। अच्छा, अब हमें आज करनी है करेक्टरिस्टिक्स। तो करेक्टरिस्टिक्स जो है ना, देखो जो कल हमने ग्राफ ड्रॉ किए थे ना कल, वो उसकी पहली करेक्टरिस्टिक्स थी। एक ग्राफ ड्रॉ किया था, एक ग्राफ मैंने आपको ड्रॉ करना सिखाया था, ठीक है। तो ये पहली करेक्टरिस्टिक्स थी। अच्छा, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम कैसे पहचान सकते हैं? मान लीजिए हमारे पास कोई न्यूमेरिकल आता है, तो हम कैसे जो है फर्स्ट ऑर्डर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को पहचानेंगे? देखो, अगर आपको डाटा दिया होगा, एक जगह आपको टाइम लिखा हुआ दिखा मिलेगा और एक साइड आपको कंसंट्रेशन लिखी हुई दिखी मिलेगी, ठीक है। तो जब अगर आपको वो जो कंसंट्रेशन है वो अगर रिएक्टेंट की दे रखी हो, तो आपको क्या देखना है? देखो, इफ़ द डाटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड टाइम। अगर आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दे रखी है, जैसे ऐसे कुछ डाटा दे रखा है आपको कि टाइम t1 है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन a1 थी, टाइम t2 हुआ तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन a2 हो गई, टाइम t3 हुआ तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन a3 होगी, एंड सो ऑन। तो अगर ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो a नोट इज इक्वल टू में a प्लस के टी होगा भाई, ठीक है। फर्स्ट इंटरवल के लिए a नोट क्या होगा? a1 प्लस के टी वन होगा। सेकेंड इंटरवल के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी? a2 प्लस के टी टू के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख दें तो आपके पास यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट विल बी a2 माइनस का a1 इज इक्वल टू में t1 माइनस का t2 इज इक्वल टू में k। क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर आपको पहचानना है कि ये वाली जो हमारा डाटा है ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है या नहीं करता, तो आप क्या कीजिए, आप a2 माइनस a1 कीजिए, t1 माइनस t2 को उसको डिवाइड कर दीजिए। सेम अगर a3 माइनस a2 कीजिए, t2 माइनस t3 से उसको डिवाइड कर दीजिए। अगर ऐसा करने पे आपकी वैल्यू सेम आ जाती है, कांस्टेंट आ जाती है, मान लो आपने पहला जब ये काम किया तब भी वैल्यू 1 आई, दूसरा जब आपने a3 माइनस a2 किया और t2 माइनस t3 से डिवाइड किया तब भी वैल्यू 1 आई, तो वैल्यू क्या आ रही है? कांस्टेंट। तो यही तो था कि अगर हम a2 माइनस a1 कर दे और t1 माइनस t2 कर दे, तो अगर वैल्यू कांस्टेंट आती है तो वो हमारी रिएक्शन क्या है? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो मतलब ऐसा करने से अगर आपकी वैल्यू कोई भी कांस्टेंट आ रही है, कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू आ रही है, तो वो हमारी क्या करेगी? वो ऑर्डर मतलब ये डाटा क्या करेगा? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या करेगा? फॉलो करेगा। अगर आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टाइम। अच्छा, अभी हमने एक रिएक्शन करी थी x इज इक्वल टू में के टी। टाइम को अगर मैं x क्या है मेरे पास? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी, अगर आपको ध्यान हो तो x अपॉन टी कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट। इसका मतलब x1 अपॉन t1, x2 अपॉन t2, x3 अपॉन t3 अगर वैल्यू कॉन्स्टेंट आती है तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो मान लो आपको ये डाटा दे दूँ मैं कोई भी, ठीक है जी। अब ये डाटा किसकी फॉर्म में है? टाइम वर्सेस प्रोडक्ट कंसंट्रेशन की फॉर्म में है। तो आप क्या करोगे? अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपको दिख रही है, आप करिए x1 बाई में t1, मान लो वैल्यू 1 आ गई। आपने किया x2 को डिवाइड कर दिया t2 से, तब भी वैल्यू 1 आई। आपने x3 को t3 से डिवाइड किया, तब भी वैल्यू 1 आई। आप चाहे कितनी भी वैल्यू दे रखी है आपको, जब आप x1 बाई t1, x2 बाई t2 कर रहे हैं तो आपको कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये वाला जो हमारा डाटा है ये भी क्या कर रहा है? ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स आप उसकी करेक्टरिस्टिक में भी लिख सकते हैं, तो आप इसको साथ साथ नोट करते जाइएगा जब आप ये वीडियो लेक्चर देखेंगे, ठीक है। कि अगर आपको करेक्टरिस्टिक भी है कि अगर आपको डाटा दे रखा हो इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड टाइम और दे रखा हो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एंड टाइम, तो ये होगी थर्ड आपकी। पहली आपका ग्राफ होगी करेक्टरिस्टिक, दूसरी आपकी ये होगी करेक्टरिस्टिक, तीसरी होगी आपकी ये। फोर्थ है हाफ लाइफ पीरियड। इंपॉर्टेंट है भाई। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? वो टाइम जिस पे जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है? इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ हो जाती है। क्या बोला मैंने? वो टाइम जब रिएक्शन कोई प्रोसीड कर रही है तब वो टाइम को हम हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। जब जो इनिशियल कंसंट्रेशन हम लेकर चले थे ना सब्सटेंस की, इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी क्या थी? ए नोट, जब वो हाफ हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। तो टी हाफ मतलब टी किसके इक्वल हो जाएगा? टी हाफ के। ए किसके इक्वल हो जाएगा? हाफ हो जाएगी कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के, तो ये हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन थी, उसका हाफ टाइम हो गया, तो ए इज इक्वल टू में क्या हो गया? ए नोट डिवाइड बाई में 2। तो हमने ये पीछे रिएक्शन करी थी, के किसके इक्वल था? ए नोट माइनस ए डिवाइड बाई में टी। तो अब यहाँ पर क्या कीजिए? ए नोट तो ए नोट रहेगा, ए की जगह क्या पुट कर दीजिए? ए नोट बाई 2, और टी की जगह क्या हो जाएगा? टी हाफ।
तो यहाँ से आप टी हाफ की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी ए नोट डिवाइड बाई में 2k। तो अगर आपके पास हाफ लाइफ टाइम आ जाता है तो उस केस में हाफ लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, ए नोट डिवाइड बाई में 2k होता है। अच्छा, यहाँ से आप क्या करिए, आपको क्या दिख रहा है कि टी हाफ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए नोट के। इसका मतलब जितनी ज़्यादा इनिशियल कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर आपको डाटा दे दिया जाए किसकी फॉर्म में, अब की बार दे दिया इनिशियल कंसंट्रेशन दे दिया आपको और दे दिया टाइम, वहाँ क्या था टाइम और जो है आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी। लेकिन अब यहाँ पर आपको क्या डाटा दे दिया, आपको एक तो इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी और एक हाफ लाइफ टाइम दे दिया। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, जब कंसंट्रेशन 1 मोलर थी टाइम 1 था, 2 हुई तो टाइम 2 हो गया, 3 हुई तो टाइम 3 हो गया। मतलब जैसे जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है हाफ लाइफ टाइम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। या फिर मैं ऐसे बोलूँ, जैसे जैसे हाफ लाइफ टाइम इंक्रीज हो रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज। और ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। क्यों, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होती है, टी हाफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप देखते ही समझ जाइएगा यहाँ पर। अगर आपको डिटेल सॉल्व करना पड़े तो आप क्या कीजिए, टी हाफ क्या होता है, ए नोट अपॉन 2k होता है। ठीक है, टी हाफ अपॉन ए नोट क्या हो जाएगा, 1 बाय में 2k हो जाएगा। इसका मतलब आप क्या कीजिए, टी हाफ 1 डिवाइड बाय में ए नोट 1, टी हाफ 2 डिवाइड बाय में ए नोट 2, टी हाफ 3 डिवाइड बाय में ए नोट 3 निकालिए। इन सब की वैल्यू अगर कांस्टेंट आ रही है तो वो हमारी क्या होती है, जीरो ऑर्डर। अगर आप नहीं ऐसा कर रहे तो आप डायरेक्ट देखिए इंक्रीज इंक्रीज, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं टी हाफ इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो रही है, वो क्या कर रही है, डाटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब टी हाफ इंक्रीज होता है, इंक्रीज विद इनिशियल कंसंट्रेशन। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ ये टी हाफ निकालने का, चाहे वो जीरो ऑर्डर है चाहे वो फर्स्ट है, इसको डायरेक्ट निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू में 2 की पावर n माइनस वन डिवाइड बाय में n माइनस 1 बाय में k इंटू ए नोट की n माइनस का 1। ठीक है, ये क्या होता है, डायरेक्ट टी हाफ निकालने का फॉर्मूला होता है। तो जब आप यहाँ n की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करेंगे तो आपको हर ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 0 मतलब जीरो ऑर्डर, 1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड मतलब सेकंड ऑर्डर, तो एंड सो ऑन। आप किसी इस फॉर्मूला का यूज़ करके किसी भी जो है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, किसी का भी टी हाफ जो है डायरेक्टली, अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको निकालना है और आपको डायरेक्टली याद नहीं है तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करके निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर वो ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो यहाँ पर हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, ख़त्म होती है। अब हमें करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए ये शॉर्ट समरी हो गई आपके पास। ठीक है, किसकी भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है ए, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जब टाइम 0 था तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट किसकी इक्वल थी, ए। 0 था तो कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, 0। जब टाइम टी हो गया, मतलब रिएक्शन धीरे धीरे प्रोसीड कर रही है, तो हमने एक टाइम ले लिया उसमें से टी। ठीक है, तो हमने मान लिया उस टी टाइम पर एक्स नंबर ऑफ जो हमारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर क्या आ गया भाई, हमारा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो x कम हो गई क्योंकि टोटल a थे, x कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, x हो गई हमारे पास। तो अब रेट क्या होगा, रेट होता है हमारे पास दैट इज माइनस का dA/dt। ठीक है, माइनस क्यों लगा, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इज इक्वल टू किसके होगा, मान लीजिए यहाँ कॉन्स्टेंट है k, इज इक्वल टू में k। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो a की वैल्यू क्या होगी, a की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वही सेम काम करना है जैसे पीछे किया था। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए a नोट से a तक और यहाँ कर दीजिए 0 से टाइम t तक, क्योंकि 0 से हम कहाँ गए हैं अभी तक t तक। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ln a हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, kt प्लस में क्या लग जाएगा, कॉन्स्टेंट लग जाएगा। ठीक है, अब इस कॉन्स्टेंट की हमें वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है जब टाइम 0 था तो ए नोट क्या था भाई, हमारा a था। जब टाइम 0 था तो हमारा ए नोट क्या था, a था। तो कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस का ln a नोट आ जाएगी जब आप यहाँ पुट करेंगे।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब आप टाइम 0 को पुट करेंगे तो यहाँ पर ए की जगह ए नोट पुट करेंगे तो यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का ln ए नोट आ जाएगी। इस वैल्यू को उठाइए, इस कांस्टेंट की जगह पुट कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी ln ए नोट इज इक्वल टू में ln ए प्लस में KT। अब इस रिएक्शन का यूज़ करके आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई भी तरह का ग्राफ निकाल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है, कोई भी डायरेक्ट जो है इंटीग्रेटेड फॉर्म निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर मैं आपको कहूँ इसके अंदर ही ln ए नोट इज इक्वल टू में ln ए प्लस KT हमारी इक्वेशन आई है, दैट इज ln ए नोट ln ए प्लस KT। ठीक है, अगर मैं ln ए को इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, ये ln KT को इधर ले जाओ, ए नोट माइनस का KT। तो अगर मैं कहूँ अब ग्राफ ड्रॉ कीजिए, किसके वर्सेस किसके, ln ए वर्सेस T के, तो ये तो हो गया y, ठीक है, ये होगा mx, ये हो गया c, मतलब ये तो हो गया आपका इंटरसेप्ट, k की वैल्यू हो गई, स्लोप की वैल्यू क्या हो गई आपकी m, कैसी वैल्यू है, नेगेटिव है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे, ये -a और यहाँ यह आपका क्या आ जाएगा, इंटरसेप्ट आ जाएगा, दैट इज ln ए नोट। ठीक है, सेम आप इसी इक्वेशन का यूज़ करके इंटीग्रेटेड फॉर्म भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, ln ए नोट माइनस ए, ln ए को उधर ले जाइए, ले गए, माइनस में है, कोई भी लोग की पावर जब माइनस में होती है तो वो डिवाइड हो जाती है, तो ये ln ए डिवाइड बाय ln ए नोट डिवाइड बाय में ए इज इक्वल टू में KT हो गया। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 1/t ln ए नोट अपॉन ए। ए नोट की वैल्यू क्या थी, a थी, a की वैल्यू क्या थी भाई, a माइनस एक्स थी, तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ गया, k अपॉन 1/t ln a अपॉन a माइनस एक्स। ln है, नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या लगा बना देते हैं उसको 2.303 log a डिवाइड बाय में a माइनस एक्स लिख देते हैं। तो ये आपके पास आ गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड फॉर्म। क्या है भाई, k इज इक्वल टू में 1/t 2.303 1/t इंटू में क्या आ गई आपके पास log ऑफ a डिवाइड बाय में a माइनस एक्स। ये आपकी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड फॉर्म आ गई। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, अब आप यहाँ से जो अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं अब हम फर्स्ट ऑर्डर की, आपके पास ये इक्वेशन आई है, दैट इज ln ए नोट अपॉन ए इज इक्वल टू में KT। ये इक्वेशन उठाइए, उठा ली, कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसको उल्टा लिख दूँ, ln ए नोट अपॉन ए है, इसको a अपॉन ए नोट लिखूंगी, ये क्या हो जाएगा, माइनस का KT हो जाएगा। यहाँ से a अपॉन ए नोट की वैल्यू निकाल लीजिए, ln log की वैल्यू उधर जाके क्या हो जाती है, e की पावर हो जाती है, तो ये e की पावर क्या हो गई, माइनस KT हो गई। ए नोट को उधर लिख जाइए तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, ए नोट e की माइनस AT। तो अगर आप यहाँ पर आप e वर्सेस t का ग्राफ बनाएंगे, a वर्सेस t का ग्राफ बनाएंगे तो e की पावर है, तो e की पावर माइनस में है, अगर ये प्लस में होती यहाँ पर तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे बनता, ऐसे ऐसे इंक्रीजिंग, लेकिन अभी माइनस में है पावर, तो जब e की पावर में आती है तो हमारे पास ग्राफ कैसा बनता है, ऐसे डिक्रीजिंग बनेगा। ये डिक्रीजिंग क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर क्या था, हमारा माइनस साइन था, तो यहाँ पर a वर्सेस t का ग्राफ क्या बन जाएगा, ये ग्राफ मैंने आपको बता दिया है, अभी जस्ट अभी बताया है। ठीक है, और क्या बना, यहाँ पर आप log k वर्सेस t का भी ग्राफ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, log a वर्सेस t का भी, log a है ये, log a वर्सेस t का भी ग्राफ बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ये देखिए, ये हमारे पास इक्वेशन थी, ये इक्वेशन आई कहाँ से, log a, देखो ये थी हमारे पास ये वाली इक्वेशन, ये देखो ये वाली, दिस वन, ln है ना, इसको नेचुरल log में कन्वर्ट करो तो ये क्या हो जाएगा, 2.303। log a को इधर ले आओ, ln a को, या फिर मैं ये बोलूँ KT को इसके पास ले आओ, तो ये बन जाएगा ln ए नोट माइनस का KT। अब क्या करो, ln को नेचुरल log में कन्वर्ट कर दो, ये क्या आ जाएगा, 2.303 log a 2.303 log a नोट माइनस का KT। तो यहाँ से आप log a वर्सेस t की जब वैल्यू निकालोगे, ये ग्राफ भी ऐसा आएगा, डिक्रीजिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ log a वर्सेस t का निकाल रहे हो आप, ये बनेगा इंटरसेप्ट, ये बनेगा स्लोप, स्लोप क्या बनेगा आपका, ये वाला। ठीक है, दैट विल बी माइनस का k डिवाइड बाय में 2.303। क्यों, क्योंकि आप इस 2.303 को सबके डिवाइड में जब लेके जाएंगे ऐसे बन जाएगा। देखिए, log a इज इक्वल टू में 2.303 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये कट गया, यहाँ भी कट गया, ये बच गया log a नोट, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का k अपॉन 2.303t। तो जब आप log a वर्सेस t का ग्राफ बनाएंगे, ये तो आ गया आपके पास स्लोप माइनस का m, और ये आ गया आपके पास इंटरसेप्ट, दैट इज log a नोट। तो ग्राफ क्या है, यहाँ e की पावर तो नहीं है ना, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। डिक्रीजिंग क्यों बना, क्योंकि स्लोप क्या थी हमारी, नेगेटिव थी, इसलिए ऐसे हमारा क्या बन जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, कोई भी ग्राफ बना सकते हैं आप, ln a डिवाइड बाई a माइनस एक्स का t के साथ भी बना सकते हैं इस इक्वेशन का यूज़ करके। t को आप उधर ले जाइए,
ठीक है। तो आपके पास ग्राफ आ जाएगा, यहाँ पर के आ जाएगा आपके पास ये ग्राफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास स्लोप बनेगा, जो इंटरसेप्ट स्लोप बनेगा वो क्या होगा, के। टी के साथ वाला जो होता है ना प्रोडक्ट हमारा, वो हमारा स्लोप होता है। तो टी को जब आप इधर लेके जाएंगे के इंटू में होगा, तो ये के क्या हो जाएगा, आपका स्लोप हो जाएगा। कोई भी ग्राफ आप जो है अब इन इक्वेशन का यूज़ करके आपको वो कोई भी ग्राफ जो है आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी एक बार जो वीडियो है पॉज करके आप इसको भी प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, सारे के सारे ग्राफ को। टोटल 1 2 3 4 5 ग्राफ आ गए हैं हमारे पास। 3 ये थे और 2 हमारे टोटल ये ग्राफ थे, जो आप वीडियो को पॉज करके जो है आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही बात आती है कि अगर आपको मान लीजिए न्यूमेरिकल निकालना है और आपको डाटा दे रखा है किसकी फॉर्म में, ए ओ टी की फॉर्म में, ठीक है। तो हमें पता है एल एन ए नोट क्या होता है, एल एन ए प्लस के टी होता है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास अगर ऐसा डाटा आ जाएगा तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब जो भी आपको डाटा दे रखा है, अगर आप उसमें से लोग A2 माइनस A1 और T1 माइनस T2 कर रहे हैं, और फर्दर अगर और डाटा दे रखा है ln A3 माइनस A2 T2 माइनस T3 कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू भी वही आ रही है, इसकी वैल्यू भी वही आ रही है, कॉन्स्टेंट आ रही है ना। तो इसका मतलब वो रिएक्शन हमारी क्या करेगी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी। सेम अभी हमने एक रिएक्शन K इज इक्वल टू में 1/T ln A डिवाइड बाई में A माइनस एक्स निकाला, ये क्या है, कॉन्स्टेंट। इसका मतलब जब आपको जो भी डाटा दे रखा है, अगर वो टाइम और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की फॉर्म में दे रखा है, तो आप क्या कीजिए, ये फॉर्म निकालिए सबकी, 1/T1 ln A डिवाइड बाई A माइनस x1 निकालिए, ln A डिवाइड बाई में A माइनस x2 निकालिए। अगर इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट आ जाती है तो दैट मीन्स वो रिएक्शन हमारी क्या करती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। हाउएवर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इंपॉर्टेंट है। देखो हाफ लाइफ पीरियड सबसे आसान तरीका है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने का। कैसे? देखो हमें पता है के क्या था भाई, 2.303 डिवाइड बाई में टी लोग A माइनस एक्स। हाफ लाइफ में क्या हो जाता है, A नोट बाई 2 हो जाता है, टी क्या हो जाता है, टी हाफ हो जाता है। पुट कीजिए यहाँ सारी वैल्यू। जब आप यहाँ पुट कर देंगे तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ से A नोट की वैल्यू कट जाएगी, आपस में A नोट की वैल्यू कट जाएगी, और A नोट की वैल्यू कटते ही आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से जब आप टी हाफ की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी टी हाफ की वो ये आएगी भाई 0.693 डिवाइड बाई में के। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा हाफ लाइफ टाइम है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसका मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती है उनका हाफ लाइफ टाइम कि आप इनिशियल कंसंट्रेशन क्या लेकर चले थे, क्योंकि हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के, जो किसके इक्वल होता है 0.693 डिवाइड बाई में के। इसका मतलब अगर आपको कुछ ऐसा डाटा दे दिया जाए कि आप इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ आपकी 1 मोलर है, हाफ टाइम क्या है आपका 2 है, इनिशियल कंसंट्रेशन 2 मोलर होगी तब भी हाफ टाइम 2 था, इनिशियल कंसंट्रेशन 3 मोलर हो गई तब भी हाफ टाइम क्या था, 2 था। तब क्या है, आपका हाफ टाइम नहीं वेरी कर रहा ना, किसके विद रिस्पेक्ट टू, इनिशियल कंसंट्रेशन के विद रिस्पेक्ट टू। इसका मतलब वो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एक खास बात है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती हैं। 100% कंप्लीट ये कभी भी नहीं होती हैं, ठीक है भाई, हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। नेक्स्ट देखिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं। सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस जो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास दो वे आ जाते हैं। एक तो हमारे पास जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं वो अगर सेम है, एक हमारे पास रिएक्टिंग स्पीसीज क्या है, डिफरेंट है। पहले हम केस लेकर चल रहे हैं कि अगर हम रिएक्टिंग स्पीसीज क्या लेकर चल रहे हैं, सेम, तो रिएक्टिंग स्पीसीज सेम है। चाहे आप यहाँ A प्लस A लिख लीजिए, डायरेक्ट A प्लस प्रोडक्ट दिखा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर दिखाना है तो हमें A की पावर 2 करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये काम वही किया हुआ है भाई जो हमने पीछे किया था अभी। तो यहाँ क्या कीजिए, अब A की पावर 2 हो जाएगी भाई, यहाँ पर सेम वही काम है, A नोट से A 0 से T। तो जब आप इस रिएक्शन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो एंड में जो रिएक्शन आएगी, जो एंड बनेगा वो बनेगा 1/A डिवाइड बाई में 1/A नोट प्लस AT। तो इसका मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, 1/A इज इक्वल टू में 1/A नोट प्लस का KT। ये रिएक्शन आप देखिए, इसको स्टॉप करके देखिए वीडियो को, आपको समझ आएगी। सेम वही प्रोसेस हमने फॉलो किया है जो हम पीछे करते आ रहे थे, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंशियल किया हुआ है जो आप सबको आता है करना। A की पावर -2 ऊपर गया, इंटीग्रेशन किया, क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस का n+1 डिवाइड बाई में n+1, तो n की वैल्यू है -2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एंड में जो रिएक्शन बनेगी वो बनेगी 1/A। देखो डिफरेंस क्या है, जीरो ऑर्डर जो था वो रिएक्शन थी कॉमन, ये A नोट इज इक्वल टू में A प्लस KT,
जब फर्स्ट ऑर्डर आया ये बन गया ln A टू A नोट इज इक्वल टू में ln A प्लस KT, लेकिन सेकेंड ऑर्डर आते ही A तो इधर आ गया, A नोट इधर चला गया, बस इतना ही ध्यान रखना है, और बाय में चला गया, तो ये हो गया 1/a इज इक्वल टू में 1/A नोट प्लस का KT हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये जैसे ही जनरल रिएक्शन आ गई, बस अब इस जनरल रिएक्शन का यूज़ करके आप कोई भी इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। अब पहली कैरेक्टरिस्टिक, आप यहाँ पर 1/a वर्सेस t का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, क्या आएगा, ये तो होगी आपकी t के साथ वाला, मैंने क्या कहा था, स्लोप, पॉजिटिव है स्लोप, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, तो 1/a वर्सेस t का ग्राफ क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, तो स्लोप क्या हो जाएगी आपकी, k हो जाएगी। ठीक है, अब इसी इक्वेशन का यूज़ करके आप k की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे, k क्या होगा भाई, यहाँ पर k की वैल्यू निकालिए, हो जाएगा 1/t 1/a माइनस का 1/a नोट। a क्या है भाई हमारा, a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ये क्या है, a क्या है हमारा, a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स हो गया, a नोट क्या है 1/a। एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए, आपके पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये क्या आई है k की वैल्यू, हमारे पास k की वैल्यू अब हमारे पास आई है, k इज इक्वल टू में 1/t क्या है, अब यहाँ लोग नहीं है, ये ध्यान रखना, फर्स्ट ऑर्डर में लोग था, दैट इज x डिवाइड बाय में a इंटू ए माइनस एक्स, ये क्या आ गई हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की जो है इक्वेशन आ गई, इंटीग्रेटेड फॉर्म आ गई। क्या है, देखिए वहाँ क्या था, a डिवाइड बाय में a माइनस एक्स था, अब यहाँ a और a माइनस एक्स तो इकट्ठे हो गए, और ऊपर आ गया x, a डिवाइड बाय में a इंटू ए माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगी हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ अगर आप क्या है ग्राफ ड्रॉ करना चाहें किसका भाई, किसी का भी, तो आप इजीली कर सकते हैं, तो ये ग्राफ आपके हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात, अगर आपको डाटा दे रखा है कंसंट्रेशन की फॉर्म में रिएक्टेंट एंड टाइम की, तो आप क्या कीजिए, 1/A2 माइनस 1/A1 कीजिए, T2 माइनस T1 कीजिए, 1/A3 माइनस A2 कीजिए, T3 माइनस T2। जैसे ये देखिए, मान लो मुझे चेक करना है क्या ये जो, वैसे और भी तरीके हैं, ये जस्ट तरीका है क्या, ये वाला क्या फाइंड आउट करने का, रेट फाइंड आउट करने का, भी रिएक्शन क्या ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, अगर हमें बाय चांस रिएक्टेंट कंसंट्रेशन दे दे, वो तो उस फॉर्म में है। ठीक है, तो टाइम वर्सेस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दे रखी है, तो आप A2 1/A2 माइनस 1/A1 कीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए T2 माइनस T1 से। सेम 1/A3 माइनस 1/A2 कीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए T3 माइनस T2 से। अगर आपके पास क्या है कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो वो कौन से ऑर्डर को फॉलो करेगी, सेकंड ऑर्डर को क्या करेगी, फॉलो। सेम यही प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और टाइम के में दे रखा है, तो ये देखिए अभी हमने प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में निकाला है ये वाला। तो अगर आप ये वैल्यू निकालते हैं हर एक रिएक्शन के केस में, तो वहाँ पर अगर आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, जैसे आपको फर्स्ट डाटा दे रखा है, ये फर्स्ट डाटा के केस में इसकी वैल्यू निकालिए, सेकंड डाटा के केस में इसकी वैल्यू निकालिए, थर्ड डाटा के केस में इसकी वैल्यू निकालिए, तो आप जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो कांस्टेंट आ रही है, मान लो 1 1 1 आ रही है, दैट मीन्स वो क्या करेगा, किसको फॉलो करेगा, लेकिन डाटा यही होना चाहिए, एक्स अपॉन आपको क्या करना है, a इंटू ए माइनस एक्स ही करना है। तो अगर आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो वो हमारा कौन सा होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को क्या करेगा, वो डाटा फॉलो करेगा। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन थी, 1/a इज इक्वल टू 1/A नोट प्लस KT। तो आप क्या कीजिए, A नोट को इधर ले आइए, K की वैल्यू निकाल लीजिए, ये तो हमने अभी किया था, और यहाँ पर क्या कर दीजिए, A की जगह A नोट माइनस हाफ पुट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से K की वैल्यू क्या आई भाई 1/T 1/A माइनस 1/A का A नोट, टाइम क्या हो गया, T हाफ हो गया, A की कंसंट्रेशन क्या है, A नोट डिवाइड बाय में 2 हो गई है, और A नोट तो एज इट इज़ पड़ा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यह आ जाएगा T हाफ क्या आ जाएगा आपका 1/में A के इंटू में A नोट। इसका मतलब यहाँ से आपको क्या पता चला कि T हाफ क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A नोट। इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, जैसे जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ेगी T हाफ क्या होगा, डिक्रीज होगा। फर्स्ट में क्या था, T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था A नोट के, सेकेंड में जीरो ऑर्डर में T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था A नोट के, फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट हो गया, डिपेंड ही नहीं करता, थर्ड में क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर में क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इसका मतलब अगर आपके पास कोई डाटा है जिसमें आपको इनिशियल कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ टाइम दे रखा है, तो आप हाफ लाइफ टाइम और इनिशियल कंसंट्रेशन का अगर आप प्रोडक्ट करें, क्योंकि A नोट ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और K क्या है कांस्टेंट है, तो अगर आप T हाफ इंटू में हाफ लाइफ का T हाफ इंटू में इनिशियल कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट करते हैं और आपके पास वैल्यू कांस्टेंट आती है, तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन से ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, सेकंड। या फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि जैसे जैसे क्या है आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो अगर T हाफ डिक्रीज होगा तो वो भी क्या होगा हमारा जो है किसको फॉलो करेगा, सेकेंड ऑर्डर को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, हो जाएगा। तो ये हमारा था सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स कब, जब क्या है
अच्छा, आपके पास मान लो कोई भी nth ऑर्डर रिएक्शन आ जाए, कोई भी nth ऑर्डर, तो ये जनरल रिएक्शन है, इसमें आप जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ दीजिए, सेकंड ऑनवर्ड आप इस इक्वेशन का, जनरल इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। वो जो जनरल इक्वेशन हमने किया ना, 1/a इज इक्वल टू में 1/a0 प्लस kt, इस टाइप की रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्टली, दैट इज 1/a की पावर n-1, 1/a0 की पावर n-1 टू n-1 kt। जिससे अगर आप यहाँ 1 n की वैल्यू क्या पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 - 1 1, 1/a 1/a0 प्लस kt।